कैसे हैं आप सभी लोग। जोकर सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा वीडियो लेकर के आए हैं बच्चों। आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। अब जानेंगे भाई राष्ट्रपति कौन होता है ना। तो सभी को पहले पता है कि सबसे वरिष्ठ नागरिक होता है। भारत का सबसे वरिष्ठ नागरिक कौन है बच्चों? राष्ट्रपति। कौन है रे बच्चों? राष्ट्रपति। अब ध्यान आपको क्या रखना है, देखिए राष्ट्रपति के बारे में अगर भारतीय संविधान की बात किया जाए, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का बात यहां पे किया जाए तो संविधान के आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के आर्टिकल नंबर 61 तक, आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के 61 तक किसका वर्णन किया गया है? तो राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? राष्ट्रपति का वर्णन किया गया। अभी देखिए बात करते हैं, पेपर में सबसे पहले आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? सभी आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे कि किस किस आर्टिकल में क्या क्या बातें राष्ट्रपति के बारे में बताई गई हैं। तो सबसे पहली बात यहां पे ध्यान रखेंगे आप लोग, क्या आर्टिकल नंबर 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। देखिए किस तरीके से राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। दो प्रकार की व्यवस्था है भारत में, एक संघ व्यवस्था और दूसरा कौन सा है यहाँ पे? राज्य व्यवस्था। दूसरा कौन सा है यहाँ पे? राज्य व्यवस्था। तो देखिएगा अगर संघ की सरकार की यहां पे बात की जाए, किसकी सरकार की? संघ की, यानी कि देश की सरकार की बात की जाए तो देश की सरकार में जो कार्यपालिका है, उस कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? उस कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? तो आपका उत्तर क्या रहेगा? राष्ट्रपति रहेगा। क्या रहेगा बबुआ? राष्ट्रपति रहेगा। यानी कि भारत में सरकार, केंद्र सरकार की कार्यपालिका का जो हेड होता है वो कौन है? राष्ट्रपति है। दूसरा भारत का वरिष्ठ नागरिक है। तीसरा क्या कह सकते हैं? भारत का सर्वोच्च नागरिक किसे कहा जाता है? तो आप क्या कहेंगे? राष्ट्रपति को। क्या कहेंगे? राष्ट्रपति को कहा जाता है। तो आर्टिकल नंबर 52 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। उसके बाद बात करते हैं किसके बारे में? आर्टिकल नंबर 53 के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? आर्टिकल नंबर 53 के बारे में। संविधान के अनुच्छेद 53 में क्या लिखा गया है? निर्वाचन के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? निर्वाचन के बारे में। लेकिन निर्वाचन के बारे में बताया गया है आर्टिकल नंबर 54 में, 54 में। 53 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति के कार्य और उसके पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, यह बताया गया है। अब ये राष्ट्रपति के जो कार्य और शक्तियां हैं ये हम अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। एक वीडियो इसका और बनेगा। लेकिन सबसे पहले ये ध्यान रखना है आपको कि निर्वाचन कैसे होता है। इस राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से होता है ये अच्छे तरीके से हम बताएंगे। अपनी खोपड़ियां में बैठा लीजिएगा। हमने कहा आर्टिकल नंबर 54 में क्या लिखा गया है? राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में लिखा गया है। तो निर्वाचन कैसे होगा बच्चे? तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। किससे? अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि कभी भी जनता वोट दे करके राष्ट्रपति का चुनाव नहीं कर सकती है। अब जनता ने जो प्रतिनिधि चुने हैं, जनता ने जिनको निर्वाचित करके संसद में भेजा है या विधानसभा में भेजा है या राज्यसभा में भेजा है, वो क्या करेंगे? राष्ट्रपति का निर्वाचन करेंगे। वो क्या करेंगे? राष्ट्रपति का निर्वाचन करेंगे। देखिए निर्वाचन में हम बात करेंगे यहां पे निर्वाचन मंडल के बारे में। किसके बारे में? निर्वाचन मंडल के बारे में। लेकिन सबसे पहले याद रखेंगे राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक
संवैधानिक प्रमुख होता है। संविधान में लिखा हुआ है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। तो संवैधानिक प्रमुख कौन है भारत का? राष्ट्रपति। लेकिन सरकार की जो कार्यपालिका है उसका अगर वास्तविक प्रमुख पूछा जाए कौन होता है, तो प्रधानमंत्री। सारी की सारी पावर किसके हाथ में होती है? प्रधानमंत्री के हाथ में। जैसे हमारे यहां भारत में मोदी जी के हाथ में है। जब से सरकार आई है कहते जा रहे हैं अच्छे दिन आएंगे आएंगे आएंगे, अभी दोबारा से फिर सरकार में आ गए हैं ना, लेकिन अभी तक तो अच्छे दिन आए नहीं। बुरा हाल है। कहीं किसान धरने पे बैठे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां करके लोग बैठे हुए हैं, रोजगार ही नहीं है। अब देंगे तभी ना। अब ऐसे झूठ बोल बोल करके पावर का इस्तेमाल करते रहेंगे तो कैसे देश चलेगा रे भैया? ऐसे तो देश चलने वाला नहीं है। समस्याओं को दूर करना तो पड़ेगा। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? संवैधानिक प्रमुख कौन है? संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। वास्तविक प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। अब निर्वाचन में निर्वाचन मंडल क्या करेगा? राष्ट्रपति का निर्वाचन करेगा। क्या करेगा? राष्ट्रपति का निर्वाचन करेगा। अब देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की जाए तो यहां पे 4 चरण होंगे। ध्यान से देखिएगा, 4 चरणों में किस तरीके से राष्ट्रपति का निर्वाचन हो सकता है। पहली बात, यहां पर लोकसभा के जो सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य कौन से सदस्य होंगे? जो इलेक्टेड हैं, नॉमिनेटेड नहीं। याद रखिएगा, जो सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित करके पहुंचाए गए हैं कहां पर? संसद में। एमपी जिनको बनाया गया है वो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, उसके बाद जितने भी स्टेट हैं उनके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और उसके साथ साथ 2 यूनियन टेरिटरी, दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी, यहां के विधानसभा सदस्य जो हैं वो भाग लेते हैं राष्ट्रपति चुनाव में। वो राष्ट्रपति चुनाव में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा, सभी के सभी क्या होंगे? निर्वाचित होंगे जनता के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत नहीं होंगे। ये बात आप याद रखिएगा। यहां से इतना क्लियर हो गया है। किसमें बताया गया है? आर्टिकल नंबर 54 में बताया गया है। इसी के साथ साथ एक बात यहां से एक और बनती है बबुआ, अगर बात की जाए विधान परिषद के बारे में। किसके बारे में? विधान परिषद के बारे में। तो विधान परिषद जो है, विधान परिषद के सदस्य कभी भी भाग नहीं लेते हैं। किसमें? राष्ट्रपति चुनाव में। किसमें? राष्ट्रपति चुनाव में। तो पूछा जाए प्रधानमंत्री निर्वाचन का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया? तो आर्टिकल नंबर 54 में किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। यहां से चुनाव कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, जनता कभी वोटिंग नहीं करती है। इतना ध्यान रख लिया। उसके बाद बात करते हैं, देखिए किसके बारे में? आर्टिकल नंबर 55 के बारे में। आर्टिकल 55 में, अनुच्छेद 55 में क्या लिखा हुआ है? निर्वाचन की रीति के बारे में। क्या लिखा हुआ है? निर्वाचन की रीति के बारे में, निर्वाचन की विधि के बारे में कि किस तरीके से निर्वाचन होगा। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पे आप क्या ध्यान रखेंगे? सबसे पहला पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, समान प्रतिनिधित्व प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? समान प्रतिनिधित्व प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। राष्ट्रपति चुनाव में किस प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है? तो समान प्रतिनिधित्व प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जिस तरीके से विधायक हैं उनके मत, और जिस तरीके से लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, उन सभी के मतों का समान अधिकार जो है वो बताता है कि समान प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का क्या किया जाता है? चुनाव किया जाता है। अब देखिए भैया, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के जो टोटल सदस्य हैं 776,
और विधानसभा के सदस्यों की अगर बात की जाए तो 4120 पूरे देश में क्या है, विधानसभा सदस्य हैं। अब ये देखिए, अगर एक सदस्य का एक वोट हो जाएगा तो यहां पे क्या होगा, विधानसभा के सदस्यों के वोट का मत ज्यादा होगा और लोकसभा वालों का क्या होगा, कम होगा। इसीलिए क्या किया गया, समान प्रतिनिधित्व प्रणाली का इस्तेमाल करके दोनों के वोट के मतों को क्या बना दिया गया, एक समान बना दिया गया। क्या बना दिया गया, एक समान बना दिया गया। तो संविधान के 55 नंबर अनुच्छेद में क्या लिखा गया है, निर्वाचन रीति के बारे में लिखा गया है। उसी के साथ साथ एक बात और ध्यान रखेंगे आप लोग, उसी के साथ साथ एक बात और ध्यान रखेंगे, एकल संक्रमणीय प्रणाली भी होती है यहां पर। कौन सी प्रणाली, एकल संक्रमणीय प्रणाली, इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। अब दो चीजों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, पहली कौन सी, समान प्रतिनिधित्व प्रणाली, और दूसरा कौन सा, एकल संक्रमणीय प्रणाली। एकल संक्रमणीय प्रणाली का मतलब क्या होगा यहां पे बच्चों, देखिए, एकल का मीन एक एरिया का जो विधायक है, अपने पूरे एरिया का जो विधायक है, वो अपनी पूरी जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए राष्ट्रपति को वोट देगा भैया। और याद रखेंगे, वोट किस तरीके से होगा, अप्रत्यक्ष होगा और गुप्त होगा। वोट किस तरीके से होगा, अप्रत्यक्ष और गुप्त होगा। इतना आप लोग समझ लीजिए अच्छे तरीके से। उसके बाद बात की जाती है अनुच्छेद 56 के बारे में। अगर आर्टिकल 56 की बात किया जाए, यहां पे अनुच्छेद 56 का बात हम कर लें बच्चों, अनुच्छेद 56 का बात कर लिया जाए तो राष्ट्रपति की पद अवधि के बारे में बताया जाता है कि कितने समय एक राष्ट्रपति निर्वाचन के बाद गद्दी पर रह सकता है। तो आपका उत्तर कितना होगा, 5 वर्ष। कितना होगा, 5 वर्ष होगा बच्चों। और जब राष्ट्रपति मान लीजिए किसी कारणवश से बीच में इस्तीफा देना चाहे तो वो किसको इस्तीफा दे सकता है, उपराष्ट्रपति को। किसको इस्तीफा सौंपेगा, उपराष्ट्रपति को। अवधि कितना होगा उसका, कार्यकाल का 5 वर्ष होगा। कितना होगा, 5 वर्ष होगा। अब इस्तीफा देने से पहले मान लीजिए अगले राष्ट्रपति चुनाव होने हैं, तो जब तक चुनाव प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती तब तक पीछे वाला राष्ट्रपति कोई भी विधेयक पारित कर सकता है, किसी भी विधेयक पे हस्ताक्षर कर सकता है, वो उसका पूरा का पूरा मान्य होगा। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अब आर्टिकल 56 में क्या बताया गया है, तो आप कहेंगे प्रधानमंत्री की पद अवधि के बारे में, राष्ट्रपति की पद अवधि के बारे में बताया गया है कि कितने समय तक वो निर्वाचित होने के बाद राष्ट्रपति रह सकता है। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल नंबर 57 के बारे में। किसके बारे में, आर्टिकल 57 संविधान के अनुच्छेद 57 में क्या बताया गया है, पुनर्निर्वाचन के बारे में। किसके बारे में, पुनर्निर्वाचन के बारे में। भारतीय संविधान में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। एक राष्ट्रपति कितनी भी बार क्या कर सकता है, चुना जा सकता है। एक व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति चुना जा सकता है, 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अकेले राष्ट्रपति हुए भारत के अंदर, जो 2 बार राष्ट्रपति के रूप में यहां पे चुने गए। अब संविधान के 57 नंबर आर्टिकल में क्या बताया गया, पुनर्निर्वाचन के बारे में बताया गया। एक बात और लिखेंगे, यूएसए के अंदर एक प्रावधान है कि कोई भी राष्ट्रपति 2 बार तक ही क्या बन सकता है, कोई भी व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, इससे ज्यादा वो राष्ट्रपति पद पर नहीं रह सकता। अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 58 के बारे में। किसके बारे में, संविधान के आर्टिकल नंबर 58 के बारे में। आर्टिकल 58 क्या बताता है, राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बताता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान से देखिएगा। पहली बात,
कोई दूसरे देश का आदमी भारत में तो आके राष्ट्रपति बन नहीं सकता। तो यहां से एक बात क्या क्लियर होएगा बच्चों, यहां से एक बात ये क्लियर हो जाएगा कि भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात क्या, उम्र कितना होना चाहिए? 35 ईयर होना चाहिए। पूरा 35 कंप्लीट, एक दिन भी कम है तो वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता, वो अपना नामांकन दाखिल नहीं कर सकता है। 35 से क्या होना चाहिए? उम्र उसका कंप्लीट होना चाहिए। 36 में वो एंट्री कर गया होना चाहिए। तीसरी बात क्या लिखेंगे कि वो किसी भी लाभ के पद पर ना होना चाहिए, लाभ के पद पर ना होना चाहिए। अब देखिए, भारत में 4 ऐसे पद हैं जो लाभ के पद नहीं माने जाते हैं। राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, उसी के साथ साथ राज्यपाल हो गया, और उसी के साथ साथ राज्यपाल के साथ साथ कोई भी मंत्री परिषद का मंत्री हो गया। वो लाभ के पद नहीं माने जाएंगे। लाभ के पद का मतलब यहां क्या है बच्चों? तो लाभ के पद का यहां पे मतलब है भैया कि कोई सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, इनके पास कोई भी सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। योग्यता में ये बात आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चुनाव के नॉमिनेशन में एक बात और यहां पे ध्यान रखेंगे। अब चुनाव ये तो है नहीं सभी 35 साल के हैं, सभी भारत के नागरिक भी हैं, तो जाकर के नॉमिनेशन कहेंगे कि मैं राष्ट्रपति बनना चाहता हूं, मैं जोकर सर राष्ट्रपति बनना चाहता हूं, ऐसे थोड़ी ना राष्ट्रपति बन जाएंगे भाई। तो सबसे पहले क्या याद रखेंगे, यहां पर आपके पास 50 प्रस्तावक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 50 प्रस्तावक होने चाहिए, यानी कि मेंबर ऑफ लोकसभा और मेंबर ऑफ विधानसभा और मेंबर ऑफ राज्यसभा, तीनों में से कोई 50 लोग आपके क्या होने चाहिए? प्रस्तावक होने चाहिए, कि आपके साथ जाएं, आपका सपोर्ट करें कि आप नॉमिनेशन कीजिए। और 50 ही क्या होने चाहिए? अनुमोदक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? अनुमोदक होने चाहिए। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, यानी कि जो इनका सपोर्ट करे, जो इन 50 प्रस्तावक लोगों का क्या करे? सपोर्ट करे। तो 100 लोग अगर आपके पक्ष में हैं तो आप क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति का नॉमिनेशन भर सकते हैं। अब देखिए, अब कोई छोटा मोटा आदमी तो बनेगा नहीं। कौन बनेगा? जो राजनीति से बिलोंग रखता है, जिसको 100 लोग अच्छे से जानते हैं, उसके सपोर्ट में होंगे, विधायक हो या सांसद, तभी तो राष्ट्रपति का क्या किया जा सकता है? नामांकन किया जा सकता है। अब एक बात यहां से और ध्यान रखेंगे, कोई भी भारत में चाहे पंचायत चुनाव हो, कुछ जमानत राशि जमा करवानी होती है। तो ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति चुनाव में जो जमानत राशि जमा करवानी होती है वो राशि कितना रहता है बच्चों? 15,000। कितना रहता है? 15,000। अगर राष्ट्रपति जीत गया वहां पे तो उसको 15,000 रुपए मिल जाएगा बबुआ। अगर उसको 1.6 से भी कम मत आते हैं कुल मतों का, तो वो पूरी की पूरी राशि कहां चली जाएगी? आरबीआई के खाते में चली जाएगी, या भारत सरकार के सरकारी खाते में ये राशि चली जाएगी। इतना आपको ध्यान रखना है। कैसा होगा चुनाव? अप्रत्यक्ष होगा। और कैसा होगा? गुप्त तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 60 के बारे में। अनुच्छेद 60 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद आर्टिकल 60 में बताया गया है शपथ के बारे में। किसके बारे में? शपथ के बारे में, ओथ के बारे में बताया गया है। तो शपथ ग्रहण कौन करवाता है? सीजेआई। कौन करवाता है? सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति को क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। अगर किसी केस में मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम जज है,
वरिष्ठतम जो जज होता है वो क्या करता है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम करता है, याद रखिएगा। और जब शपथ होगा ना, तभी से शपथ ग्रहण के तुरंत बाद से 5 वर्ष तक राष्ट्रपति अपने पद पर कार्य करता है। अगर बीच में उसकी मृत्यु हो जाए या किसी कारणवश वो पद को छोड़ दे तो 6 माह तक पूरा का पूरा कार्यकाल कौन संभालता है, उपराष्ट्रपति। और उस 6 माह के दौरान दोबारा से चुनाव सरकार को करवाना पड़ता है, चुनाव सरकार को करवाना पड़ता है। उसके बाद आर्टिकल 61 देखिए, आर्टिकल 61 में क्या कहा गया है, महाअभियोग के बारे में क्या कहा गया है, महाअभियोग। महाअभियोग में क्या कहा जाता है, अगर कोई राष्ट्रपति संवैधानिक चीजों का पालन नहीं करता है, संविधान के कानून नहीं मानता है, देश हित में कार्य नहीं करता है, तो उसको महाअभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, महाअभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। और हटाने का काम भी कौन करेंगे, जो लोकसभा के, राज्यसभा के मेंबर होंगे और जो विधानसभा के मेंबर होंगे, वो दोनों सदनों में, एक तो लोकसभा और दूसरा राज्यसभा, दोनों सदनों में क्या करेंगे, एक प्रस्ताव को लेकर के आएंगे कि राष्ट्रपति को हटा देना चाहिए। और अगर दोनों सदनों में यह प्रस्ताव पारित होता है तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, महाअभियोग लाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है कि हम आपके विरोध में क्या ला रहे हैं, महाअभियोग ला रहे हैं। तो इस समय अगर राष्ट्रपति इस्तीफा दे देता है तो महाअभियोग नहीं आता, और इस्तीफा नहीं देता है तो महाअभियोग के द्वारा सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को हटा देता है। तो देखिए बच्चों, एक एक बात आपको अच्छे से समझ आया होगा। हमने बात किया राष्ट्रपति के बारे में कि 52 नंबर संविधान से लेकर के 61 तक पूरा का पूरा वर्णन किया गया है। किसके बारे में, राष्ट्रपति के बारे में। आपको एक एक बात अच्छे से समझ आया होगा, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छा लगता है जोकर सर का क्लास तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना कतई नहीं भूलिएगा भैया, और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि पर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो अगली वीडियो में राष्ट्रपति की कार्य शक्तियां हम आपको पढ़ाएंगे, आर्टिकल नंबर 53 के बारे में पूर्ण रूप से वर्णन करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। जोकर सर का आप सभी को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।